नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 9 यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा था, जिसका आज दोस्तों टॉपिक नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुँच सके। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक नंबर 3 है चैप्टर नंबर 9 का यूएनओ में, और आज का टॉपिक है दोस्तों शीत युद्ध के अंत तक यूएन के शांति के प्रयास। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, दुर्भाग्य से शीत युद्ध की समाप्ति का मतलब संघर्ष का अंत नहीं था। बहुत से झगड़े अभी भी बाकी थे जो कुछ वर्ष पहले ही शुरू हुए थे। मिडिल ईस्ट अस्थिर होने लगा था और साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी काफ़ी समस्याएं थीं। 1990 से 2003 के बीच यूएन ने 30 से ज़्यादा शांति अभियान किए, पर उस समय ये झगड़े अपने चरम सीमा पर थे। 1990 के मध्य में 77 देशों के 80,000 से भी ज़्यादा सैनिक काम में लगे हुए थे। यूएन जिन बढ़ती हुई जटिलताओं का सामना कर रही थी और उसमें आने वाली रुकावटें किस प्रकार उसकी सफलता को और मुश्किल किए हुई थी, उसके कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है दोस्तों खाड़ी का युद्ध 1991 ईस्वी, यानी गल्फ वॉर। दोस्तों आइए इसे देखते हैं। 1991 ईस्वी के खाड़ी के युद्ध में यूएन की कार्रवाई बहुत ही प्रभावशाली थी। जब इराक के सद्दाम हुसैन ने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत, जो कि बहुत ही धनी था, आज भी है, ठीक है, कुवैत करेंसी बहुत महंगी है दोस्तों, उस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। अगस्त 1990 तब सुरक्षा परिषद ने उसे चेतावनी दी कि या तो सेना वापस बुला लो, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब उसने इनकार कर दिया, तब एक बड़ी सेना सऊदी अरेबिया भेजी गई। एक छोटे से पर निर्णायक अभियान में इराक की सेना बाहर कर दी गई और कुवैत को आज़ाद कर दिया गया। आगे, लेकिन यूएन के आलोचकों ने यह शिकायत की कि कुवैत की सहायता इसलिए की गई थी क्योंकि पश्चिम को उसके तेल की ज़रूरत थी। अन्य देशों पर जब पड़ोसी देशों ने हमला किया तो यूएन ने इस तरह कभी उसकी सहायता नहीं की थी, क्योंकि पश्चिम को उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे 1975 ईस्वी में ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने कब्जा किया था, ठीक है, तो उस समय उसने एक्शन नहीं लिया था। आगे है बी नंबर दोस्तों कंबोडिया या कंपूचिया, ठीक है, कंपूचिया भी कहते हैं इसको। कंबोडिया दोस्तों, कंबोडिया में ही हमारा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, विष्णु भगवान का है कंबोडिया में। तो आप लोग सर्च करिएगा और देखिएगा। आइए हम लोग कंबोडिया को पढ़ते हैं। कंबोडिया की समस्या 20 वर्ष तक खींचती रही, पर आखिरकार यूएन ने उसका हल निकाल ही लिया। 1975 ईस्वी में खमेर रूज, जो एक कम्युनिस्ट गोरिल्ला थे और जिनके नेता थे पॉल पॉट, उसने दक्षिणपंथी सरकार के प्रिंस सिहनोक से सत्ता छीन ली। अगले 3 सालों में क्रूर पॉल पॉट के शासन में जब तक वियतनाम की सेना ने हमला नहीं किया, वहाँ की लगभग 1/3 जनसंख्या का कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने खमीर रूस को बाहर कर दिया और नई सरकार बना ली। आगे, पहले तो यूएस के कहने पर यूएन ने हमले का विरोध किया। यूएस से बोलना चाहिए तो यूएस करें, क्षमा करिएगा दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कहने पर यूएन ने हमले का विरोध किया। यद्यपि बहुत से लोगों ने तो यह कहा कि वियतनाम ने कंबोडिया के लिए उसे उसके क्रूर शासक पॉल पॉट से छुड़ाकर बहुत बड़ा काम किया है। पॉल पॉट से छुड़ाकर क्या किया? बहुत बड़ा काम किया है। पर यह सब शीत युद्ध का हिस्सा था, जिसका मतलब था कि वियतनाम, जो कि यूएसएसआर का सहयोगी है, उसकी किसी भी कार्रवाई का यूएसए विरोध करेगा। शीत युद्ध के खत्म होने पर यूएन एक हल निकाल पाया और उस पर उसने निगरानी की। वियतनाम की सेना हटा ली गई सितंबर 1989 और एक लंबे समय के दबाव और बार बार कहने पर वहां चुनाव कराए गए।
आगे दोस्तों, जून 1993 ईस्वी में, जिसमें प्रिंस सिहनौक का दल जीता, परिणाम को अधिकतर लोगों ने माना। यद्यपि खमेर रूस के वाम दल, जिसने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था, उसने नहीं माना और देश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोजाम्बिक। आइए देखते हैं। मोजाम्बिक, जिसे पुर्तगाल से 1975 ईस्वी में आज़ादी मिली थी, वह कई वर्षों तक गृह युद्ध में फंसा रहा। 1990 तक देश का बुरा हाल था और दोनों ही पक्ष थक चुके थे। यद्यपि रोम में रोमन कैथोलिक चर्च और इटली की सरकार द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में युद्ध बंद करने के समझौते पर दस्तखत किए गए थे। अक्टूबर 1992 ईस्वी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बहुत बार युद्ध बंदी को तोड़ा गया और ऐसे माहौल में किसी भी तरह चुनाव नहीं कराया जा सकता था। अब यूएन इसमें पूरी तरह शामिल हो गया था। उसने सेना को हटाने और उसके हथियार वापस लेने का एक कार्यक्रम शुरू किया और साथ ही मानवीय सुविधाएं प्रदान करते हुए चुनाव का माहौल तैयार किया, जो अक्टूबर 1994 ईस्वी में सफलतापूर्वक हो पाया। आगे दोस्तों, फ्रेलिमो के जोअकिम चिसानो राष्ट्रपति चुने गए और वे ही फिर 1999 ईस्वी में दोबारा चुने गए। ठीक है। आगे डी नंबर दोस्तों, सोमालिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सोमालिया को तानाशाह सियाद बार के गद्दी से उतारे जाने के बाद 1991 ईस्वी में सोमालिया गृह युद्ध के कारण बिखर गया। आगे जनरल एदिद और अली मोहम्मद के विपक्ष के लोगों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें और संचार के साधन सभी कुछ नष्ट हो गए थे। हजारों शरणार्थी केनिया में भागकर जा रहे थे। अफ्रीकन यूनिटी OAU की संस्था ने तब यूएन से सहायता के लिए कहा। तब वहाँ 37,000 यूएन की सेना 37,000 यूएन की सेना, जिसमें अधिकतर अमेरिका की सेना थी, वहां पहुंची। दिसंबर 1992 ईस्वी में उसने वहां पहुंचकर जो सहायता दी जा रही थी उसकी देखभाल की और वॉरलॉर्ड्स के हथियार लेकर कानून व्यवस्था स्थापित की। लेकिन वॉरलॉर्ड्स, खास तौर पर एदिद हथियार छोड़ने को तैयार नहीं थे और यूएन की सेना हताहत होने लगी। आगे अमेरिका ने अपनी सेना हटा ली मार्च 1994 ईस्वी और बाकी बची हुई सेना भी मार्च 1995 ईस्वी में हटा ली गई। केवल वॉरलॉर्ड्स ही लड़ने के लिए रह गए। पीछे हटना वास्तव में बड़ा ही शर्मनाक था, पर यूएन ने शुरू से ही बड़ा ही असंभव काम अपने हाथ में लिया था। दो ऐसी ताकतवर सेना से ज़बरदस्ती हथियार लेना और जो आपस में लड़ने मरने के लिए निश्चय कर चुकी हो, और साथ ही उनके लिए मानवीय सहायता के कार्यक्रम को जारी रखना बड़ा ही असंभव सा काम था। साथ ही यूएन ने 1994 ईस्वी में रवांडा में होने वाले गृह युद्ध और कत्ले आम पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। यूएन की सेना की दखलंदाजी को 1959 से 1953, गलत सा डेट लिखा है, में कोरिया में और 1991 में खाड़ी के युद्ध में किसी न किसी पक्ष की सक्रिय सहायता कर काफ़ी सफलता के अवसर मिले थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार आप लोग ये वाला जो डेट है, यूएन की सेना ने दखलंदाजी को 1959 से 1953, यहाँ 53 नहीं होगा दोस्तों, 63 होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बोस्निया पढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही हालात बोस्निया में थे। बोस्निया के मुस्लिम और सर्बों के बीच होने वाले गृह युद्ध में यूएन कानून व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त सेना भेजने में असफल रही। इसका एक कारण यह भी था कि यूरोपियन कम्युनिटी और यूएसए दोनों ही इसमें शामिल होने से हिचक रहे थे। जुलाई 1995 ईस्वी में एक बार फिर यूएन को शर्मसार होना पड़ा, जब वे सर्बस की सेना को सेब्रेनिका और जेपा के उन दो प्रांतों पर कब्जा करने से नहीं रोक पाए, जिन्हें सुरक्षा परिषद ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित
क्षेत्र घोषित किया था। यूएन की असहाय हालत तो उस समय पूरी तरह से जाहिर हो गई जब सर्बस ने 8,000 के करीब मुसलमानों की सेब्रेनिका में हत्या कर दी। आगे दोस्तों, इराक सद्दाम तथा तख्ता पलट, आइए इसे देख लेते हैं। मार्च 2003 ईस्वी में यूएसए और ब्रिटेन ने इस आधार पर कि वो वो सारे खतरनाक हथियार लेना चाहते हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं और सद्दाम हुसैन की बात हो रही है, सद्दाम के क्रूर शासन से इराक को बचाना चाहते हैं। इराक पर हमला कर दिया। यूएन के हथियार निरीक्षक महीनों से वहां रहकर उन तबाही के हथियारों को खोज रहे थे, पर उन्हें कोई भी ऐसा हथियार नहीं मिला। सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना ही हमला कर दिया गया। यूएसए और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहा, पर फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी इराक को हथियार निरीक्षकों का सहयोग करने के लिए और समय देना चाहते थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि फ्रांस और रूस प्रस्ताव पर वीटो करने की तैयारी में हैं, तब यूएसए और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर तय किया कि सुरक्षा परिषद में वोट के लिए जाएं, बिना ही वो हमला कर दें। आगे उनका तर्क यह था कि सद्दाम ने इससे पहले यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन किया था, इस कारण वह हमला कर रहे थे। आगे यूएस और ब्रिटेन की यह कार्यवाही यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान की इज्जत पर एक बड़ा प्रहार था। सितंबर 2003 में यूएन असेंबली के वार्षिक सत्र के प्रारंभ के भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा भी था कि यूएस की यह कार्यवाही यूएन के रास्ते का कांटा बन गई है। अभी तक यदि कोई भी राज्य अपनी सुरक्षा के अलावा कहीं भी सेना का उपयोग करना चाहता हो तो वह यूएन के नियम आर्टिकल 51 के तहत यूएन की स्वीकृति के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन यदि राज्य एक तरफा और पहले से खतरे की कल्पना करके कार्रवाई करना शुरू कर देंगे तो दुनिया की शांति और अस्थिरता के जिन सिद्धांतों पर यूएन की स्थापना हुई है उसके मूल सिद्धांतों के प्रति बड़ी चुनौती होगी। इस सब के लिए उसने चाहे वह कितना भी बेअसर रहा हो पर पिछले 58 वर्षों से भरसक प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफा और गैरकानूनी तरीके से फ़ौज का उपयोग करने की परंपरा बन जाएगी। ठीक है, आगे दोस्तों 9.5 हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि 9.5 हो सकता है कि पूरा ना पढ़ें, इसका कुछ भाग ही पढ़ें, तो चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। 9.5 और किन किन कामों के लिए यूएन जिम्मेदार है, इसे हम लोग आज देखेंगे। यद्यपि यूएन की मुख्य भूमिका शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने की है, जिसकी चर्चा प्रायः अखबारों के मुख्य शीर्षकों में रहती है, परंतु उसका अधिकांश काम उसके कम दिखाई देने वाले क्षेत्रों में होता है, जैसे मानवीय अधिकारों की सुरक्षा और दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रगति को बनाए रखना। इस पुस्तक में उसके कुछ उदाहरण देने के लिए पर्याप्त स्थान है। आगे पहला है मानवाधिकार कमीशन। आइए ह्यूमन राइट्स कमीशन को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। यह कमीशन इको शॉक के निरीक्षण में काम करता है और यह आश्वस्त करने का प्रयास करता है कि सभी सरकारें अपने लोगों के साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार करें। 1948 ईस्वी में जनरल असेंबली में 30 बिंदुओं वाला मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया गया। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, वह चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो, उसके अपने मूल अधिकार हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं जीवन का ऐसा स्तर जिसमें वो और उसका परिवार स्वस्थ रह सके। दूसरा, गुलामी और जातीय भेदभाव से मुक्त और दोष साबित हुए बिना गिरफ्तारी, कैद तथा यंत्रणाएं ना देना। आगे, सबके सामने ठीक ढंग से मुकदमा चलाना और दोषी साबित होने तक उसे निर्दोष मानना। आगे, अपने देश में आज़ादी से घूमना और देश के बाहर भी जा सकने की आज़ादी। आगे, विवाह, परिवार, काम, अपनी जायदाद और चुनाव में वोट देने की आज़ादी। अपने विचारों और उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, ये सब उसके पॉइंट्स थे। आगे, बाद में कमीशन ने बहुत से देशों के बच्चों की दुर्दशा को देखकर उससे संबंधित एक घोषणा पत्र बनाया। आइए देखते हैं।
डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959। इसमें बच्चों के सबसे बड़े अधिकार हैं पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल। दूसरा, मुफ्त शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन। तीसरा, खेलने और आराम करने की पर्याप्त सुविधाएं, बाल मजदूरी से सुरक्षा देने के लिए। आगे, जातिगत, धर्मगत या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा। ठीक है, चाइल्ड एक्ट में ये सब था। आगे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, स्पष्ट दिखे। सभी सदस्य देशों की सरकारों को हर तीसरे वर्ष अपने देश में मानवाधिकारों की दशा पर एक रिपोर्ट बनानी है। लेकिन यूएन के लिए समस्या यह है कि बहुत से राज्य ये रिपोर्ट नहीं बनाते हैं और घोषणा पत्र के नियमों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब ऐसा होता है तो यूएन तो केवल यही कर सकता है कि वह उन देशों के नामों को सबके सामने रखे जहां मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन होता है। तो शायद दुनिया के विचारों के दबाव से प्रभावित होकर संबंधित सरकारें उस ओर ध्यान देने लगे। जैसे कि यूएन ने रंग भेद के विरोध में साउथ अफ्रीका में अभियान शुरू किया। ठीक है, वहाँ गोरे और काले दोस्तों में, दोनों जातियों में दोस्तों क्या होता था, भेदभाव किया जाता था। ठीक है, आगे, और चिली में जनरल पिनोक के राजनैतिक बंदियों के प्रति किए गए क्रूर व्यवहार के विरुद्ध यह अभियान चलाया। मैरी रॉबिन्सन आयरिश रिपब्लिक की पूर्व राष्ट्रपति थी, मैरी रॉबिन्सन, जो मानवाधिकारों के यूएन में 1997 से 2002 तक कमिश्नर रही थीं। उन्होंने ऐसे राज्यों के नाम बताकर उन्हें शर्मिंदा करके दुनिया भर में बड़ी मेहनत से इस समस्या के प्रति देशों में जागरूकता फैलाई। दुर्भाग्य से मानवाधिकार की रिपोर्ट की आलोचना की स्पष्टवादिता के कारण कुछ ताकतवर देश उनके शत्रु बन गए। इनमें थे दोस्तों रूस, चीन और यूएसए। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य थे। सेक्रेटरी जनरल अन्नान उनके काम से बहुत खुश थे और वे चाहते थे कि वो अगली टर्म तक की कमिश्नर के तौर पर रहें। आगे, लेकिन उनकी जगह सर्जियो विएरा डे मेलो आ गए और यह काफ़ी चर्चा में रहा कि उनकी अगली टर्म के लिए यूएसए ने रोक लगा दी थी। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का दफ्तर जिनेवा में है। इसके सिद्धांत है दोस्तों, क्या सिद्धांत है आइए उसे हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्रत्येक व्यक्ति काम के योग्य है। दूसरा, चाहे कोई किसी जाति, धर्म या लिंग का हो, नौकरी पाने के लिए सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए। तीसरा, काम करने की जगह के माहौल का स्तर अच्छा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, कामगार को खुद को किसी यूनियन और दूसरी संस्थानों से जुड़ने का अधिकार होना चाहिए जिससे कि वह बेहतर माहौल और वेतन के लिए बातचीत कर सके। इसे सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। नंबर 5 है दोस्तों, सभी कामगारों की पूरी सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए, जैसे कि रोजगार, स्वास्थ्य और प्रसव के दौरान के लाभ। आगे, आईएलओ विभिन्न देशों में कामगारों के काम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसे 1969 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आईएलओ को यह नए संसाधनों और तकनीक को बताने के लिए विशेषज्ञों को भेजती है, विकासशील देशों में प्रशिक्षण केंद्र खोलती है और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ट्यूरिन यानी इटली में है, जहां तीसरी दुनिया के लोगों को उच्च स्तरीय एडवांस तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन आईएलओ को भी मानवाधिकार कमीशन की तरह उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा कि जब सरकारें नियमों को ताक पर रख देती है तो क्या करें। जैसे कि बहुत सी सरकारें जिनमें कम्युनिस्ट देश भी शामिल है और लैटिन अमेरिका के देश भी, जैसे चिली, अर्जेंटीना और मैक्सिको, या अपने मज़दूरों को ट्रेड यूनियन नहीं बनाने देती है। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। चलिए, WHO यूएन की सबसे सफल एजेंसी है। इसका लक्ष्य दुनिया को रोगों से मुक्त करना ही नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य का उच्च स्तर भी बनाना चाहता है। इसका पहला अनुभव था 1947 ईस्वी में इजिप्ट में फैली हैज़ा की महामारी को रोकना, जिसका अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक फैलने का खतरा हो गया था। यूएन की टीम ने बड़ी
तेज़ी से कार्रवाई करके इस महामारी को रोका और फिर कुछ ही हफ्तों में इसे ख़त्म कर दिया। डब्ल्यूएचओ के पास अब एक हैजे के इंजेक्शन का बैंक है, जिसमें से फिर कभी भी इस बीमारी के फैलने पर यह इंजेक्शन दिया जा सकता है। यही नहीं, यह संस्थान लगातार मलेरिया, टीबी और कोढ़ को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहा है। यह संस्थान विकासशील देशों को डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य के लिए काम करने वालों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान भी देता है और सरकार को नई दवाइयों की सूचना देता है और गर्भ निरोधक गोलियां भी तीसरी दुनिया के देशों की महिलाओं को मुफ्त देता है। आगे दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 1980 में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग छोटी माता कहते हैं, को जड़ से ख़त्म कर देना। इसके साथ ही यह मलेरिया उन्मूलन में भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। पर 1970 के दौरान एक नए तरीके का मलेरिया दिखाई दिया जिस पर मलेरिया की दवा का असर नहीं होता। मार्च 2000 में यह रिपोर्ट मिली कि टीबी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे हर वर्ष 2 मिलियन लोग मारे जाते हैं। दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ा समस्या पैदा हो गया है, वह है एड्स की महामारी। डब्ल्यूएचओ ने इससे संबंधित प्रमाण और आंकड़े इकट्ठे करने में बहुत अच्छा काम किया है। रिपोर्ट तैयार करके दवाई बनाने वालों पर इस रोग के उपचार के लिए दवा को सस्ता करने के लिए बहुत दबाव डाला है। जून 2001 में एड्स के लिए ग्लोबल फंड तैयार किया गया, जिसमें हर वर्ष $10 मिलियन इस बीमारी से लड़ने के लिए इकट्ठे करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे है खाद्य और कृषि संस्थाएं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का लक्ष्य है कृषि के उत्पादन में सुरक्षा को प्रोत्साहित कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इस संस्था ने मक्का और चावल की एक ऐसी नई प्रजाति की शुरुआत की जिसमें उत्पादन अधिक हो और बीमारी लगने का खतरा भी कम हो। आगे FAO के विशेषज्ञों ने गरीब देशों के लोगों को यह बताया कि किस प्रकार से नई किस्म की खाद और नई तकनीक और नई मशीनों से फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, और इन्होंने नई योजनाओं के लिए किसानों को राशि भी प्रदान की। इनकी प्रमुख समस्या है सूखे, बाढ़ और गृह युद्ध तथा अन्य आपदाओं के समय जब खाद्य सामग्री की बहुत अधिक कमी हो जाती है, तब उससे निपटना और जल्दी से जल्दी उन स्थानों पर सामग्री पहुंचाना। इस संस्था ने बहुत ही बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी सहायता के बिना ना जाने कितने ही लोग भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग यूनेस्को पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। पेरिस में स्थित इस संस्थान यूनेस्को का भरसक प्रयास रहा है शिक्षा का प्रसार। यह प्रत्येक क्षेत्र के वैज्ञानिकों, विद्वानों और कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्रदान करता है। इसका सिद्धांत है, युद्ध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों के दिमाग को शांति की ओर शिक्षित करना। इसका अधिकतर समय और संसाधन अविकसित देशों में स्कूल और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोलना है। आगे, कभी कभी यह सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परियोजना से इतर काम में भी शामिल हो जाता है। जैसे इसने अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल डिकेड 1965 से 1975 ईस्वी का आयोजन किया, जिसमें इसमें दुनिया में पानी के संसाधनों की समस्या पर अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता दी। 1968 ईस्वी में फ्लोरेंस में आई बाढ़ के बाद यूनेस्को ने वहां की इमारतों की मरम्मत और ख़राब हुए कला के भंडारों और ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम किए। 1980 के दौरान पश्चिमी ताकतों ने यूनेस्को की आलोचना करनी शुरू की और कहा कि यह अब बहुत अधिक राजनीति प्रेरित होता जा रहा है। आगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल आपदा फंड, यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसे हम लोग देखते हैं अब।
यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में दूसरे महायुद्ध के बाद बेघर हुए बच्चों की सहायता के लिए की गई थी। इसने इस समस्या को इतनी अच्छी तरह से सुलझाया कि इसे स्थायी एजेंसी बना दिया गया। इसके शीर्षक से आपदा शब्द निकाल दिया गया। 1953 ईस्वी में इसका नया कार्य है दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने में सहायता करना, खास तौर पर गरीब देशों में। यह WHO के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, यूनिसेफ जो है WHO के साथ मिलकर क्या करता है, कार्य करता है, काम करता है। स्वास्थ्य केंद्र खोलता है, स्वास्थ्य के लिए काम करने वालों को प्रशिक्षण देता है और स्वास्थ्य शिक्षा और साफ सफाई की योजनाएं बनाता है। इतने प्रयासों के बाद भी यह एक बड़ी ही भयानक सच्चाई है कि 1983 ईस्वी में 5 वर्ष की कम आयु के 15 मिलियन बच्चे मर गए। यह वो संख्या है कि यदि हम ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन और पश्चिमी जर्मनी के 5 वर्ष से कम के बच्चों की कुल संख्या मिला लें तो यह उसके बराबर होगी। आगे बराबर होगी। उस वर्ष यूनिसेफ ने अपने बाल स्वास्थ्य क्रांति अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों की मृत्यु दर को घटाने के लिए आसान तरीके बनाए गए थे, जैसे कि स्तनपान, जो बोतल से दूध पिलाने की अपेक्षा अधिक साफ सुथरा है, और बच्चों को आम बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण जैसे खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो और टीटनेस है। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA। इस एजेंसी को 1951 ईस्वी में पैलेस्टीन से आए अरब शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। जब पैलेस्टीन को बांटकर नया राज्य इजराइल बनाने के लिए मजबूर किया गया था, तब बहुत से लोग वहां से अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ठीक है, आगे है UNRWA ने बड़ा ही असाधारण काम किया था। उन सबको खाने पीने का सामान, कपड़े, आवास और दवाइयाँ देकर उनकी सहायता की थी। बाद में जैसा कि साफ दिखाई दे रहा था कि यह शरणार्थी कैंप स्थायी होते जा रहे हैं, इस संस्थान ने वहाँ स्कूल, अस्पताल, मकान और प्रशिक्षण केंद्र बनाए, जिससे वहाँ उन्हें काम भी मिल जाए और ये कैंप आत्मनिर्भर हो जाएं। आगे दोस्तों वित्तीय और आर्थिक एजेंसी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एजेंसीज़। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, द इंडियन करेंसी करेगा द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। आइए इसे देखते हैं। IMF की संरचना राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाने को प्रोत्साहित करने और राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास में पूरा सहयोग देने के लिए की गई है। यह राष्ट्र को वित्तीय संकट की हालत में थोड़े समय के लिए कर्ज देता है, बशर्ते उनकी आर्थिक नीतियों को IMF की स्वीकृति मिल जाए और यदि IMF ज़रूरी समझे तो वे अपनी नीतियों को बदलने के लिए भी तैयार हो। 1970 ईस्वी के मध्य तक बहुत से तीसरी दुनिया के देश भारी कर्ज में डूबे थे और 1977 ईस्वी में IMF ने एक आपदा कोष की स्थापना की, लेकिन बहुत से गरीब देशों की तरफ से काफ़ी विरोध की आवाज़ उठने लगी। जब IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने यहाँ अमीर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व था, खास तौर पर USA जो सबसे अधिक राशि देता था, कर्ज के साथ शर्तें जोड़नी शुरू कर दी, जैसे कि जमाइका और तंजानिया को अपनी सामाजिक नीतियों को कर्ज लेने के लिए बदलना पड़ा। बहुत से स्टेट के सदस्यों ने आंतरिक मामले में की गई इस दखल के लिए ऐतराज़ किया। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द वर्ल्ड बैंक। यह खास प्रकार के विकास के लिए कर्ज देता है, जैसे बिजली बनाने के लिए बांधों का निर्माण यानी डैम का निर्माण और कृषि में नई तकनीक की शुरुआत और परिवार नियोजन अभियान। यहाँ भी क्योंकि सबसे अधिक राशि का हिस्सा USA इस बैंक को देता है, इसलिए वही निर्णय करता है। जब पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने कर्ज के लिए आवेदन दिया तब उन्हें मना कर दिया गया, क्योंकि वे दोनों देश कम्युनिस्ट थे। दोनों ने खींचकर बैंक और
IMF दोनों से इस्तीफ़ा दे दिया। पोलैंड ने 1950 ईस्वी में और चेकोस्लोवाकिया ने 1954 ईस्वी में, ठीक है, इस्तीफ़ा दे दिया। नंबर 3 है दोस्तों GATT, व्यापार और किरायों पर सामान्य समझौता, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गेट जिसको बोलते हैं दोस्तों। आइए, इस समझौता पर 1947 ईस्वी में पहली बार दस्तखत किए गए थे, जब स्टेट के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ किराए आयात पर टैक्स घटा दिए थे। आगे, इकोसोक के तहत सदस्यों की बैठकें होती रहीं और वे दुनिया भर में जितना भी हो सके किराए कम करने की कोशिश करते रहे। जनवरी 1955 ईस्वी में गेट विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसका लक्ष्य था विश्व के व्यापार को उदार बनाना और उस पर निरीक्षण रखना और व्यापार संबंधी मसलों को हल करना। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, विकास और व्यापार पर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस। आइए इसे देख लेते हैं अब। यह कॉन्फ्रेंस पहली बार 1964 ईस्वी में हुई और जल्द ही स्थायी अंग बन गई। इसकी भूमिका तीसरी दुनिया के देशों में उद्योगों का विकास और अमीर देशों को इन देशों के उत्पाद को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे, लोकोपकारी कार्यों के तालमेल के लिए दफ्तर OCHA, द ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, OCHA। मूल रूप में इसकी शुरुआत लोक सेवा विभाग के रूप में 1991 ईस्वी में की गई थी, जिससे कि UN प्राकृतिक विपदा और जटिल संकट के समय ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से काम कर सके। UN के लिए लोक विपदा, युद्ध और राजनीतिक घटनाएं भी हैं। इसके कार्य 1998 ईस्वी में और व्यापक हो गए। अब इसमें सभी प्रकार की लोक आपदाओं के समय कार्रवाई करना और लोक विकास की परियोजनाओं और इन दोनों के बीच तालमेल करना भी शामिल हो गया और तभी से इसे OCHA कहा गया। इसमें 860 लोग काम करते हैं। इनमें से कुछ न्यूयॉर्क में रहते हैं, कुछ जिनेवा में और कुछ जहाँ जहाँ काम चलता है फील्ड वर्क वहाँ रहते हैं, ठीक है। आगे, भूचाल, हुरिकेन्स और बाढ़, क्षमा करिएगा, हुरिकेन्स कर रहे हैं, भूचाल, हुरिकेन्स और बाढ़ जैसी आपदाओं के समय सहायता का बहुमूल्य काम इसी संस्था ने किया। गरीब देशों में जहां संसाधन कम है और जनसंख्या घनी है, वहां इस प्रकार की सहायता की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। UN के आंकड़ों ने बताया कि केवल 2003 में ही लगभग 200 मिलियन लोग प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए और 45 मिलियन लोग जो जटिल संकट के शिकार थे, उन्हें या तो सीधे या UN के माध्यम से सहायता दी गई। लेकिन UN की लगातार यह आलोचना होती रही है कि जितने प्रभावशाली ढंग से काम होना चाहिए, उसके लिए UN के पास अधिकार और संसाधनों की कमी है। आगे, 2005 ईस्वी में OCHA के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई जब सुनामी में तबाही हुई। 2004 ईस्वी में बॉक्सिंग दिवस पर हिंद महासागर में 2 भयानक भूकंप आए, जिससे कि समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी, जिसे सुनामी कहा गया। चेतावनी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और कुछ ही घंटों में सुनामी की लहरें हिंद महासागर के आसपास के देशों में पहुंच गई, जिसमें दोस्तों शामिल थे इंडोनेशिया, इंडिया, मालदीव, आइलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित सोमालिया भी। जल्द ही यह दिखाई देने लगा कि यह तूफान तबाही मचाने वाला और बहुत ही बड़े पैमाने का है। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए आगे और हजारों लापता हो गए। सबसे अधिक बुरी दशा इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड की थी, जहां तटीय इलाकों के पूरे गांव और प्रांत बह गए। उस समय बहुत बड़ी मात्रा में तुरंत सहायता की ज़रूरत थी, लेकिन समस्या का सामना करना एक बड़ी ज़बरदस्त चुनौती थी। आगे, ऐसे समय में दुनिया भर के लोग जिस तरह से सहायता के लिए आगे आए, वह दिल को छू लेने वाला था।
आम लोगों के बिना सोचे पैसा इकट्ठा किया। विदेशी सरकारों ने भी भारी मात्रा में राशि देकर सहायता की। 11 राज्यों ने सेना, जहाज और हवाई जहाज जैसे भेजे। 400 से ज़्यादा गैर सरकारी एजेंसी और चैरिटेबल संस्थान जैसे क्रिश्चियन एंड रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, साल्वेशन आर्मी, ऑक्सफाम और मेडिसिन सेन फ्रंटियर कुछ ही दिनों में शामिल हो गए। ऑक्सफाम के एक प्रवक्ता ने कहा भी कि यूएन इस भयानक परिस्थिति में उम्मीद से बढ़कर अच्छा काम कर रही है। एक सेकंड, अच्छा काम कर रही है और वह इसके लिए साधारण स्वभाव वाले मिस्टर जैन इज़लैंड और यूएन के आपदा सहायता के समय परस्पर तालमेल रखने वालों तथा सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान के आभारी हैं, जिनके नेतृत्व में यह बड़ा काम किया गया। पर अभी लंबे समय तक चलने वाला यह अभियान बाकी था। लाखों लोगों को भूख और बीमारी से मरने से बचाने के बाद अब अगला कदम था इन प्रांतों को दोबारा बनाना और संसाधन प्रदान करना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 30 मिनट्स इनफ है, 30 to 35 मिनट इतना ही हम कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा ना करें ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आराम से उसको 2 से 4 बार पढ़ लें और आप लोग के मन में भी बैठ जाए। इसी वजह से वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग 9.6 पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर फैसला, और इसके साथ ही दोस्तों हम लोग चैप्टर को समाप्त भी करेंगे। ठीक है, तो एक और वीडियो आएगा उसके बाद जो है टॉपिक 4 के बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो दोस्तों और भी लोगों में पहुँच सके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।